नमस्कार दोस्तों। झारखंड के स्वतंत्रता सेनानी और विभूति के पार्ट 1 में हम लोग कुछ स्वतंत्रता सेनानी के बारे में जानने का प्रयास किए, जैसे कि पैकुंठ धवलदेव, जगन्नाथ ढाल के बारे में आपको बताया गया, चेरो विद्रोह में चित्रजीत राय हो गया, भूखन सिंह उसके बारे में बताया गया, रघुनाथ महतो के बारे में बताया गया, रानी सर्वेश्वरी के बारे में बताया गया और तमाड़ विद्रोह से संबंधित कई नेताओं के बारे में बताया गया, स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बताया गया। अब इस लेक्चर को हम लोग आगे लेके चलते हैं। स्वतंत्रता सेनानी और विभूति में बहुत सारे लोगों के बारे में हम लोगों को पढ़ना है, तो जो भी फैक्चुअल डाटा है वो हम आपको स्लाइड में लिख दिए हैं और थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड कहानी जो है आपको हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब जो भी झारखंड का इतिहास पढ़े होंगे उसको थोड़ा सा यहाँ पे रिलेट करने का प्रयास कीजिए, चीजें आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा। 1-2 नंबर के लिए कितना ही डिटेल पढ़े और अभी समय भी नहीं है, इसीलिए जल्दी जल्दी चीजों को हम बताने का यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। तो आज हमारा जो सबसे पहला स्वतंत्रता सेनानी है वो है तिलका मांझी। उम्मीद करते हैं तिलका मांझी के बारे में आप जरूर सुने होंगे। इसको जबरा पहाड़िया के नाम से या रॉबिन हुड के नाम से भी क्या किया जाता था, जाना जाता था। रॉबिन हुड इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये अमीरों से धन लूटते थे। रॉबिन हुड उसी के लिए फेमस था, अमीरों से धन लूटता था और गरीबों को बांट देता था। तो कुछ इसी तरह से जबरा पहाड़िया अर्थात तिलका मांझी भी करते थे। अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन है और इससे रिलेटेड कुछ अगर एक्स्ट्रा जानकारी देना होगा तो हम वो भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो बताया जाता है कि तिलका आंदोलन जो है वो तिलका मांझी का आंदोलन 71 से 84-85 तक आपका चला था। तो 84-85 में ही क्लीवलैंड का वो हत्या करता, अभी आपको हम बताएंगे। तो वो मेन एक तरह से कह सकते हैं अंतिम डेट था, जो अपना जो विद्रोह था ना उसका एक चरम सीमा था। फिर इनके बारे में थोड़ा बेसिक जानकारी दिया गया है कि इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, इनके माता पिता के बारे में थोड़ा सा जानकारी दिया गया है क्योंकि ये सब भी पूछा जाता है। जन्म इनका 11 फरवरी को हुआ था। 11 फरवरी हुआ था 1750 को बिहार के सुल्तानगंज के तिलकपुर में। तो इस तरह से थोड़ा सा याद रखिएगा, तिलका मांझी जो है वो तिलका आंदोलन से जुड़े हुए हैं और एक संथाल थे। ये क्या है? एक संथाल। ऐसा भी मांझी जो टाइटल होता है ना वो संथालों का ही होता है और इनका जन्म जो है बिहार के सुल्तानगंज के तिलकपुर में हुआ था 11 फरवरी को। अब यहाँ पे दिया गया है इन्हें जबरा पहाड़िया और रॉबिन हुड भी कहा जाता था। ये हट्टे खट्टे बहुत एक तरह से कह सकते हैं 6-6.5 फीट के इंसान रहे होंगे। और दूसरा चीज आपको बताया गया, ये अमीरों का धन लूट के गरीबों में बांटते थे, तो इसीलिए इसे रॉबिन हुड या जबरा पहाड़िया का जो है वो टाइटल दिया गया था। यहाँ पहाड़िया से ये कंफ्यूज मत होइएगा कि ये पहाड़िया जनजाति का है, ठीक ना। उसके बाद इनका जो पिता का नाम दिया गया है वो सुंदरा मुर्मू है और इनको एक उपाधि दिया गया है पहला जनजातीय नेता का जिसने अंग्रेजों के विरुद्ध हथियार उठाया। मतलब ये जनजातीय नेताओं में पहला ऐसे नेता थे जो अंग्रेज के खिलाफ जो है वो जाते हैं और हथियार उठाते हैं। उसके बाद ये पूछा हुआ क्वेश्चन भी है जो कि हाईलाइटेड है, आपको दिख भी रहा है। 13 जनवरी 1784 को क्लीवलैंड की हत्या कर दी गई बरगद के पेड़ पे। मतलब ये बरगद के पेड़ में चढ़ते हैं और क्लीवलैंड जो उस समय का एसपी था, उस समय का एसपी था, पिछला वीडियो देखे होंगे तो अभी हम आपको कहानी बताएंगे तो हो सकता है वो इस क्लीवलैंड का जो घटना है वो आपको याद भी होगा। तो ये सवाल पूछा भी गया है 13 जनवरी 1784 में क्लीवलैंड की हत्या बरगद के पेड़ में चढ़ के किस जनजातीय नेता के द्वारा किया गया था, तो यही तिलका मांझी के द्वारा किया गया था। उसके बाद जो है किसी एसपी को मार दीजिएगा तो कोई भी प्रशासन जो है आपको तो छोड़ेगा नहीं, तो इसके पीछे लगा दिया जाता है आयरकूट को और आयरकूट जो है इसको पकड़ता है और भागलपुर जो है वो ले जाता है घसीटते हुए। कहा जाता है घोड़ा में बांध के इसे घसीटते हुए ले जाता है और बरगद के पेड़ में ही इसको फांसी दे दिया जाता है 1785 में। और ये सवाल भी आपका पूछा गया है। ये जो है एक कथन दिए थे, हंसी हंसी चढ़ो फांसी। कहने का मतलब है ये ऐसा नहीं था कि फांसी दे रहे थे तो ये दुखी थे, ये सीधे सीधे बोल रहे थे कि हम जो किए हैं वो ठीक किए हैं और फांसी भी तुम दोगे तो हम हंसते हंसते क्या कर जाएंगे, चढ़ जाएंगे। बाबा तिलका मांझी इन्हीं के नाम पे वो जो चौक जहां पे फांसी दिया गया है उन्हीं के नाम पे रखा गया है, बाबा तिलका मांझी चौक। प्रथम शहीद होने का भी गौरव जो है वो तिलका मांझी को ही दिया जाता है। तो ये सारे सवाल पूछे गए हैं, ध्यान में रखिएगा, PYQ हाईलाइट किया गया है। आगे दिया गया है इन्हीं के नाम पे जो भागलपुर यूनिवर्सिटी था उसका नाम जो है तिलका मांझी यूनिवर्सिटी कर दिया गया, तिलका मांझी विश्वविद्यालय कर दिया गया। अब चलिए इसका कहानी को थोड़ा सा समझते हैं। ये हो गया इनके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन, ये फैक्ट हो गया। सवाल जो है आपको इन्हीं के इर्द गिर्द जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा इनका जो परिस्थिति या इनका
जो उस समय का हम कह सकते हैं माहौल था, उसको हम थोड़ा सा समझते हैं कि क्यों ये क्या कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। तो जैसा कि हम बताए हैं कि ये एक संथाल थे और संथाल लोग झारखंड में काफी बाद में आते हैं और ये एक अस्थायी कृषक थे। हम कह सकते हैं कि ये लोग जो है कृषि कार्य में बहुत निपुण थे और कृषि कार्य में जो निपुण होगा वो अंग्रेजों के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि ये लोग एक जगह अस्थायी रूप से पहले तो बस जाएंगे और कृषि करेंगे तो कहीं ना कहीं ये लोग टैक्स देंगे। तो दामिने को, जो कि संथाल परगना में जब आपको पढ़ाया जाएगा संथाल विद्रोह, तो वहां पे हो सकता है हम बताएंगे, अगर यहाँ पे नहीं आएगा तो जो आप लोग विद्रोह पढ़ते होंगे वहां तो ये आता ही आता है। तो दामिने को एक जमीन का टुकड़ा दिया, यानी कि पहाड़ी का एक अंचल दिया जो जंगल का इलाका था, उसको बोला गया कि तुम लोग साफ करो और साफ करने के बाद जो है अगला 10 साल तक हम तुमसे टैक्स नहीं लेंगे। लेकिन जैसे जैसे यहाँ पे समय बीतते गया, टैक्स का जो रेट है वो बढ़ाते गया ये लोग, और उसके बाद ये लोग जो है संथाल लोग जो है बाद में संथाल क्या करेगा, विद्रोह करेगा। लेकिन संथाल विद्रोह तो 1855-56 का घटना है और ये घटना आपका देखने को मिलता है 1785 में। तो इस समय क्या हुआ था, तो इस समय यहाँ पे अंग्रेज अधिकारी जो थे वो संथाल और पहाड़िया जनजाति के बीच फूट डालने का प्रयास कर रहे थे। अब ये लाइन जो है हम पिछले वीडियो में आपको बताए थे, अगर पिछला वीडियो पूरा देखे होंगे, थोड़ा सा वो अब चाहे जो भी है, लेंदी कहिए, लंबा कहिए, जो भी कहिए, लेकिन एग्जाम पास करना है तो इस तरह के थोड़े लंबे वीडियो आपको देखने पड़ेंगे। कहीं पे आपको लेंदी लगेगा, कहीं पे हो सकता है बोरिंग भी लग जाए, लेकिन आपको देखना है क्योंकि उससे सवाल पूछे जाते हैं और वो कहीं ना कहीं आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर भी करता है। तो आपको बताया गया था कि पहाड़िया जनजाति खेती नहीं करता है, हम बार बार ये लाइन यूज कर रहे हैं, अगर सारे वीडियो देख रहे होंगे तो आपको याद भी हो गया होगा। वो अपनी धरती को अपनी माँ समझते थे और धरती में हल नहीं चलाते थे और इसीलिए अंग्रेजों के लिए वो सिर का दर्द बने हुए थे। कारण क्या था कि वो लोग खेती नहीं करेंगे तो लूटपाट करते थे। तो यहाँ पे क्या होता था, अंग्रेजों को परेशानी होता था, चाहे व्यापारी को लूटते थे, चाहे जो मैदानी इलाका के लोग थे उसको लूटते थे कहीं ना कहीं, या अंग्रेज का जो कैंप था या नाव था उसको भी क्या करते थे, वो लोग लूटते थे। तो ये जो है पहाड़िया जनजाति का विशेषता था और संथाल जो था वो खेती करते थे। अब क्या हुआ, संथाल और पहाड़िया शुरुआत में आप देखिएगा, अगर डिटेल किताब वगैरह पढ़िएगा तो पता चलता है कि ये लोग जो है आपस में मिलजुल के ही रहते थे, बहुत ज्यादा इनमें विवाद नहीं था, ठीक था। ये कृषक थे, तो कभी कभी पहाड़िया जनजाति के लोग या पहाड़िया लोग जो है जब सूखा वगैरह आ जाता था तो इनके ऊपर मैदानी इलाका में आक्रमण कर देते थे, लेकिन बहुत ज्यादा विवाद नहीं था। आता है बीच में क्लीवलैंड, जिसका अभी आपको बताया गया कि उसका हत्या कर दिया गया जबरा पहाड़िया के द्वारा। क्यों हत्या किया गया, कुछ तो रीजन होगा ना, तब ये इसका क्या करेंगे, हत्या करेंगे। तो इस तरह से क्लीवलैंड आता है और क्लीवलैंड क्या करता है, पहाड़िया जनजाति के बीच और संथालों के बीच फूट डालने का प्रयास करता है। हम पिछले वीडियो में भी चर्चा किए थे कि अंग्रेजों का नीति ही था फूट डालो और शासन करो। तो इस तरह से संथाल और पहाड़िया अगर एक हो जाते तो हम लोग देख रहे थे पहाड़िया विद्रोह भी हो रहा था और संथाल लोग, ये तिलका मांझी तो संथाल ही थे, तो संथाल लोग भी अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। तो अंग्रेजों को पता था अगर ये दोनों जनजाति आपस में मिल जाएंगे तो हम लोगों के लिए परेशानी खड़ा कर सकते हैं, तो इन दोनों के बीच क्या डाल दो, फूट डाल दो। तो यहाँ पे क्लीवलैंड जो होता है वो पहाड़िया जनजाति के 47 सरदारों को अपना समर्थन देता है और उसको बहुत सारे सुविधाएं देता है। और ये लाइन शायद हम पिछले वीडियो में ये भी आपको बताए थे, जो सरकारी नौकरी देता है, ड्रेस वगैरह दे देता है, ये बताया था ना कि एक ग्रुप को अगर आप नौकरी दे रहे हैं, ये लाइन भी हम बोले थे, अगर सरकार एक समूह को नौकरी दे और दूसरे समूह को नौकरी नहीं दे तो दूसरा समूह तो विद्रोह करेगा ही करेगा। तो वही चीज है, 47 सरदार को, जो पहाड़िया सरदार थे, उसको कई तरह के सुविधा जो है वो एसपी क्लीवलैंड जो है वो देने का प्रयास करता है। और बस इसका यही उद्देश्य था कि पहाड़िया जनजाति के लोगों को अगर हम सपोर्ट कर रहे हैं तो संथाल जो है उनका कहीं ना कहीं विवाद जो है पहाड़िया से होगा। अंग्रेज से तो सभी का विवाद था, लेकिन पहाड़िया और संथालों के बीच भी थोड़ा बहुत क्या हो जाएगा, विवाद हो जाएगा और इनके बीच में फूट आ जाएगा, तो हमारा शासन करना और भी आसान हो जाएगा। 1300 धनुर्धरों को भी वो क्या किए थे, अपने पास रख लिए थे या नौकरी में रख लिए थे, ये चीज भी आपको बताया गया था। तो इसी चीज का तिलका मांझी भी विरोध कर रहे थे। तिलका मांझी कह रहे थे कि जो भी नीति होना चाहिए वो समान होना चाहिए। अब अभी भी देखिए ना कि अगर सरकार कुछ ऐसा नीति लाए जो कि एकदम असंवैधानिक हो, जिसमें कोई क्राइटेरिया है ही नहीं, सीधे बोल दिया गया कि हमारे परिवार के सभी लोगों को क्या दिया जाएगा, नौकरी दिया जाएगा, या हमारे जाति के लोगों को नौकरी दिया जाएगा, बाकी किसी भी जाति के लोगों को नौकरी नहीं दिया जाएगा, तो ये एक जो है गलत नियम है। तो इस चीज का विरोध किए तिलका मांझी और बोले कि जब नियम बना रहे हैं तो एक समान नियम बनाइए। और इसी के कारण और भी तो बहुत सारा
कारण था ही था, लेकिन एक सबसे बड़ा कारण जो था ये भी था कि ये जो है असमान नीति बना रहे थे। दूसरा टैक्स वगैरह जो था और जमीन का कब्जा करना या किसी तरह का और भी दूसरे तरह से परेशानी करना, इनका तो काम था ही था। तो ये जो है विरोध कर देते हैं और कई लोगों को इकट्ठा करते हैं और कहा जाता है छापामार युद्ध करते हैं। मतलब कब यहाँ से आते हैं मार के, कब कहाँ किधर चले जाते हैं, इसका कोई गारंटी रहता नहीं है। तो इस तरह से ये युद्ध चलते रहता है, ये विद्रोह चलते रहता है और इसी बीच में इतना ज्यादा विवाद हो जाता है कि ये जो है क्लीवलैंड का हत्या कर देते हैं। और जब क्लीवलैंड का हत्या कर देंगे, एक एसपी का हत्या कर देंगे, तो यहाँ पे एक बड़े अधिकारी आयरकुट को भेजा जाएगा जो उसको पकड़ेगा और पकड़ के कहा जाता है कि घोड़ा में बांध के इसको घसीटते हुए ले गया था। और घसीटते हुए आप समझ लीजिए इतना दूर लेके जाने के बाद भी वो जिंदा था और फांसी चढ़ाते समय कहता है हांसी हांसी चढ़बो फांसी। तो ये थे तिलका मांझी। और भी डिटेल वाइज आप इसके बारे में पढ़ सकते हैं, लेकिन फैक्चुअल डाटा जो था वो आपको बता दिया। क्यों थोड़ा बहुत विरोध हुआ वो भी हम आपको बताने का प्रयास किए। जो कि तिलका मांझी आंदोलन पढ़े होंगे तो आप जरूर पढ़े होंगे कि आखिर ये तिलका मांझी का जो विद्रोह हुआ वो क्यों हुआ था, उसके पीछे रीजन क्या था, वो थोड़ा सा हम आपको बताने का प्रयास किए कि क्लीवलैंड जो है कुछ ऐसा नीति ला रहा था जो कि एक समान नहीं था और पहाड़िया जनजाति और संथालों के बीच विवाद पैदा करने का प्रयास कर रहा था। अब चलिए अगला जो हम लोगों का स्वतंत्रता सेनानी है उसके बारे में जानते हैं, जिनका नाम है बुधु भगत। उम्मीद करते हैं बुधु भगत के बारे में भी आप जरूर सुने होंगे और इससे संबंधित सवाल जो है वो जेपीएससी में पूछा गया था, जो कि पिछले वीडियो में हम PYQ जब बता रहे थे तो वहां पे बताए थे। ये लड़का विद्रोह, कोल विद्रोह जो है उसको लड़का विद्रोह के नाम से भी हम लोग क्या करते हैं जानते हैं, जो कि 1831-32 के समय हुआ था। तो पहले इनके जो जीवन परिचय है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर कोल विद्रोह के बारे में आपको हम ऐसे बता देंगे। कोल या लड़का विद्रोह जो है 1831-32 में हुआ था और उसी में इनका नेतृत्व देखने को हमको मिलता है और ये सवाल पूछा हुआ है, PYQ आपको दिख रहा होगा। इनका जन्म जो है 17 फरवरी में, अभी देखिए 11 फरवरी को तिलका मांझी देखने को मिला, 17 फरवरी जो है, तो इस तरह से ये डेट भी याद रखिएगा, डेट भी पूछा जाता है, डेट और साल भी। 17 फरवरी 1792 को हुआ, रांची जिले के चानो बोलो के सिलागाई गांव में हुआ था और शहीद हुए ये 13 फरवरी 1832 को। तो एक ही महीना में इनका जन्म भी है और एक ही महीना में इनका शहीद दिवस भी है। 17 फरवरी को जन्मदिन है और 13 फरवरी जो है वो इनका क्या है, शहीद दिवस है। अभी हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज 13 फरवरी ही है, ठीक ना। वीडियो तो हो सकता है आप बाद में देखिएगा, लेकिन आज जो है वो 13 फरवरी ही है। कोल विद्रोह जो है 1831-32 के अन्य अगर हम विद्रोही देखें तो वो है सिंगराई मानकी, बुधु भगत, अभी तो आपको बताया ही गया, सिलागाई जो कि छोटा नागपुर में क्या कर रहे थे, विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। दुखन शाही, हुक्म सिंह, चंवर सिंह और हरील सिंह जो है वो पलामू में क्या कर रहे थे, यहाँ पे इसका नेतृत्व कर रहे थे। पलामू में इनका क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। उसके बाद सबसे पहले फैक्ट देख लीजिए, फिर आपको कहानी बताएंगे। मानभूम में कौन नेतृत्व कर रहा था, तो विभिन्न भूमिज जो सरदार थे वो लोग जो है वो मानभूम में कर रहे थे। और उसके बाद सिमू में दिया गया है सुरगा मुंडा, फिर बिंद्राई मानकी और सुया मुंडा जो है वो विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। इस विद्रोह का परिणाम क्या होता है, 1832 ईस्वी में सिंगराई मानकी और सुरगा मुंडा जो है आत्मसमर्पण कर देते हैं और 15 जनवरी 1834 को साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी का निर्माण होता है, जिसका एजेंट जो है वो कैप्टन विल्किंसन थे, जिसको किशन साहब के नाम से भी जाना जाता है। और ये जब हम लोग हो शासन व्यवस्था पढ़ रहे थे ना, हो का मुंडा मानकी प्रणाली शासन व्यवस्था, उसमें ये चीज आपको बताया भी गया था। और ये जो एजेंसी लाया गया उसके बाद जो है हो शासन व्यवस्था का जो परंपरागत शासन व्यवस्था था उसको क्या दिया गया, मान्यता दिया गया। मुंडा मान की शासन प्रणाली को वित्तीय और न्यायिक अधिकार दिए गए। तो अगर आप मुंडा मान की शासन व्यवस्था पढ़े होंगे हमारे लेक्चर में, तो ये जो है ऑलरेडी आपको बता दिया गया है। अब चलिए वापस हम चलते हैं और इसके थोड़ा सा कहानी में, ये कोल विद्रोह का कहानी समझने का थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। तो ये कोल विद्रोह आपको जैसा कि बताया गया कि 1831 और 32 का ये क्या है घटना, और कोल विद्रोह एक ऐसा विद्रोह था जो कोई एक जनजाति का नहीं था बल्कि जनजातियों का समूह का था। लगभग सभी जनजाति जो है इस विद्रोह में शामिल हुए और गैर जनजाति के विरोध ये विद्रोह था। मतलब यहाँ पे केवल ये अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह नहीं था, ये जितने भी गैर जनजाति थे उनका भी विरोध कर रहे थे और उनकी भी हत्याएं कर रहे थे। अगर पूरा कोल विद्रोह पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। अब कोल विद्रोह जो है उसका क्षेत्र तो आपको बता दिया गया है कि किस किस क्षेत्र में कौन कौन नेतृत्व कर रहे थे, तो मोटा मोटी वही क्षेत्र आपको लेके चल सकते हैं। छोटा नागपुर का क्षेत्र ले सकते हैं, सिंहभूम और मानभूम का, और कुछ जनजातीय क्षेत्र और भी था।
था। लेकिन एक चीज जो है वो स्पष्ट कर दिया जाता है कि हजारीबाग का जो क्षेत्र था वो इस विद्रोह से अछूता रहा था, यानी ज्यादा प्रभाव जो है वहां देखने को नहीं मिल रहा था। इनका प्रत्येक चिन्ह जो था वो तीर था, और विद्रोह का तो जो कारण होता था वो तो बहुत सारा कारण जो है वो सेम ही है, टैक्स का रेट बनाना, अन्य तरह से अत्याचार करना। लेकिन एक स्पेशल कारण होता है, और स्पेशल कारण यहाँ पे दिया गया था 1824 ईस्वी के आसपास। यहाँ पे हड़िया पर एक टैक्स लगा दिया गया था, जिसको पतचुई टैक्स के नाम से या पतचुई कर के नाम से हम लोग क्या करते हैं जानते हैं। और बाकी अन्य तरह के जो अत्याचार है जो अंग्रेज ऑलरेडी सबके साथ करते आ रहे थे वो तो करते ही आ रहे थे, है ना। अभी तक जितना भी देखिए, आप संथाल का तिलका मांझी का विद्रोह देखिए, आप पहाड़िया विद्रोह देखिए, 31 तक आते आते तक इन सब का विद्रोह तो हो ही गया। हो नदी का जो हो लोगों का है, कुल्हान लोगों में हो विद्रोह था 1820-21 का, तो विद्रोह तो होता ही रह रहा था, अंग्रेज उसको दबाते जा रहे थे। तो इस तरह से 1831-32 में जो विद्रोह हुआ उसमें सभी जनजाति आपस में मिल गए और सभी मिलके गैर जनजातियों के खिलाफ क्या करते हैं, विद्रोह करते हैं। घटनाक्रम में अभी आपको देखने को मिला था मानकी, सिंगराई मानकी, और यहाँ पे जो है वो सुरगा मुंडा के बारे में। तो कहा जाता है सिंगराई मानकी के 12 गांवों को की जमीन को छीनकर सिखों को दे दिया। अब समझिए कि कोई अब जमींदार है और आपको परंपरागत रूप से कहीं जमीन मिला है, उस जमीन को अंग्रेज कहीं से आ रही है और आपसे छीन ले रही है और किसी और को दे रही है, सिख को दे रही है, यानी कि जो बाहर से आए हुए लोग थे उसको दे रही है। और सिंगराई मानकी की कहा जाता है 2 बहनों का अपहरण कर उनका इज्जत भी लूट लिया गया था। तो इस तरह से अत्याचार कर रहे थे और इसीलिए ये लोग जो है अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करेंगे। इस प्रकार सिंहभूम के बंदगांव में एक नाम आता है जफर अली, जो कि कहा जाता है जफर अली सुरगा मुंडा की पत्नी का अपहरण कर लेता है और उसकी इज्जत लूट लेता है। तो इस तरह से ये जो है हमारे समाज में, हमारे घरों में क्या कर रहे थे, प्रवेश कर रहे थे और हमारे कह सकते हैं बहु बेटियों के ऊपर जो है वो गलत निगाहें डाल रहे थे और उनके साथ गलत व्यवहार कर रहे थे। और इसीलिए जल जंगल जमीन और इज्जत के लिए ही ये लोग जो है विद्रोह करते हैं, ठीक ना। इन घटनाओं के परिणाम स्वरूप जो है, यानी इस तरह का घटना जब हो रहा था तो सिंगराई मानकी और सुरगा मुंडा दोनों आपस में मिल जाते हैं और 700 हम कह सकते हैं आदिवासियों के साथ उन सभी गांवों के में विद्रोह कर देते हैं जो इनसे छीना गया था। मतलब आपके अधिकार में वो गांव था, वो छीन के सिखों को दे दिया गया या किसी और को दे दिया गया। तो उतने सारे गांव में ये लोग सभी आदिवासी मिलते हैं और क्या करते हैं, विद्रोह कर देते हैं। जो भी गैर आदिवासी इनके सामने आते हैं सबको मारते काटते हुए लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये विद्रोह और भी जगह फैल जाता है क्योंकि अलग अलग जगह अलग अलग तरह से अंग्रेज जो है लोगों को परेशान कर ही रही थी। तो छोटानागपुर में बताया गया सिंगराई मानकी और बुधू भगत जो है वो करते हैं, और पलामू में दुखन शाही, हुक्म श्री चंवर, हरील सी, ये सब करते हैं। और मानभूम में जो भूमि सरदार है वो इस विद्रोह का क्या करते हैं, सामना करते हैं। और उसके बाद जब ये विद्रोह क्या हो जाएगा, उग्र हो जाएगा, तो फिर अंग्रेजों को समझ में आएगा कि इनको शांत करने का कोई उपाय हम निकालते हैं और इस तरह से एक नॉन रेगुलेशन एरिया बनाया जाता है। यानी कि यहाँ पे जो साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के अंतर्गत जो भी क्षेत्र आएंगे उसमें सीधे सीधे जो सामान्य कानून है वो लागू नहीं होंगे। यहाँ पे कानून को थोड़ा बहुत क्या किया जाएगा, जनजातियों के अनुसार थोड़ा मरोड़ा जाएगा। इसको हम पिछले वीडियो में जब ये पढ़ाते तो वहां पे भी बताए थे, जैसे कि अभी 5वीं और 6ठी अनुसूची है, थोड़ा वहां पे नियम को क्या किया जाता है, बदल के लागू किया जाता है, ताकि इनके जो परंपरागत शासन है या इनका रहने या जीने का जो तरीका है वो ज्यादा प्रभावित ना हो और ये विद्रोह ना करे। तो इस तरह से साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनता है और इनका जो परंपरागत शासन व्यवस्था है उसको मान्यता दिया जाता है, न्यायिक अधिकार दिए जाते हैं और इस तरह से इस विद्रोह को क्या किया जाता है, शांत किया जाता है। अब आगे चलते हैं और आगे देखते हैं अगला जो है वो नायक पोटो हो के बारे में। आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर पिछले वीडियो में देखे होंगे तो आपको पता होगा कि पोटो हो से संबंधित सवाल भी पूछा गया था, लेकिन बहुत ही आसान सवाल था और उसका जेपीएससी तो शुरुआत में गलत आंसर भी दी थी कि पोटो हो किस जनजाति से था। नाम में ही है पोटो हो, लेकिन हो का वहां पे आंसर नहीं दिया गया। तो पोटो हो जनजाति से था। तो यहाँ पे बताया गया है सेरेंगेसिया घाटी का युद्ध का नेता जो था वो था नायक पोटो हो। तो नायक पोटो हो के नाम पे कई योजनाएं भी सरकार यहाँ पे चला रही थी, जैसे आप सुने होंगे शहीद पोटो हो खेल विकास योजना, है ना, डिटेल नोट्स में ये सब दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये सेरेंगेशिया घाटी युद्ध जो है 1837-38 का नेता था नायक पोटो हो। इनका जन्म जो है राजबासा जो कि वेस्ट सिंहभूम में पड़ता है वहां है और जन समर्थन ये प्राप्त करते थे तीर भेजकर। इनका कथन था साहब लोगों को क्या करो, खत्म करो। तो जैसा कि हम लोग जान रहे हैं 1831-32 में जो है वो कोल विद्रोह होता है। कोल विद्रोह के बाद यहाँ पे 1834-35 में साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बन जाता है, एक नॉन रेगुलेशन एरिया बन जाता है। लेकिन फिर भी
कई ऐसे समूह थे जो अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो लड़ाई कर रहे थे, और उन्हीं में से एक नाम आता है पोटोहो का। पोटोहो के बारे में बताया जाता है कि ये जो है वो एक बार यज्ञ करवाते हैं या पूजा करवाते हैं और पूजा करवाने के बाद कहते हैं कि हम जो है अंग्रेजों के अधीनता को नहीं मानेंगे और इनका क्या करेंगे, विरोध करेंगे। तो इस तरह से जन समर्थन प्राप्त करने का ये लोग अलग अलग तरीका अपनाते थे। एक जो था वो तीर भेजकर भी एक तरीका था, तीर भेजा जाता था और बोला जाता था कि आप हमारे विद्रोह में शामिल होइएगा कि नहीं होइएगा। तो ये पूछा जा सकता है तीर भेजकर जो है वो किस आंदोलन में जो है जन समर्थन प्राप्त करने का प्रयास किया जाता था। अब देखिए यहाँ पे फिर वही बात हो रहा है कि आप जो है अंग्रेजों के खिलाफ जा रहे हैं तो आपको तो दबाया जाएगा ही जाएगा। तो इस तरह से पोटोहो को भी क्या किया जाएगा, दबाया जाएगा। पोटोहो के बारे में दिया गया है, पोटोहो के विद्रोह को दबाने के लिए विल्किंसन जो है वही साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी के जो एजेंट थे, प्रथम एजेंट थे, वही विल्किंसन है, ने कैप्टन आर्मस्ट्रांग को भेजा। सेरेंगेसिया घाटी का युद्ध होता है 19 नवंबर 1837 को। पोटोहो गिरफ्तार होता है और 1 जनवरी 1838 को पोटोहो को फांसी दे दिया जाता है। इसीलिए हो या कोल्हान क्षेत्र में आप देखिएगा वो लोग 1 जनवरी नहीं मनाता है, 1 जनवरी को ही खरसावां गोलीकांड भी हुआ था, जो कि हमारे चैनल में आपको देखने को मिलेगा या कहीं पे भी देखने को मिलेगा। वो आप देख सकते हैं खरसावां गोलीकांड के बारे में। तो 1 फरवरी को पोटोहो जो इनके क्षेत्र का हम कह सकते हैं सबसे बड़े लीडर थे, उनको फांसी दिया गया। 1 जनवरी को ही सरायकेला खरसावां, जिसको झारखंड का जालियांवाला बाग कहा जाता है, आजादी के बाद का ये घटना है, तो इसलिए ये लोग जो है 1 जनवरी को जो है नया साल जो है वो नहीं मनाते हैं। तो पोटोहो के बारे में थोड़ा सा ये सब जानकारी जो है वो जरूर आप रखिएगा। हो सकता है यहीं में से कुछ सवाल जो है आपको देखने को मिल जाए। अब चलिए चलते हैं आगे, गंगा नारायण का हंगामा को थोड़ा सा देख लेते हैं। गंगा नारायण का जो हंगामा था, जो कि 32-33 के समय का था, यानी हम कह सकते हैं कोल विद्रोह के समय का था। ये भूमिज सरदार थे, हम कह सकते हैं, या भूमिज विद्रोह के नाम से भी हम इसको क्या करते हैं जानते हैं। 1832-33 का नेतृत्व किया था गंगा नारायण, जो कि भूमिज विद्रोह था। अब यहाँ पे दिया गया है लड़ाका कोल हो को अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा था। इनका अगर कहानी पढ़िएगा ना गंगा नारायण का, तो आपको पता चलेगा उत्तराधिकार के नियम को लेके ये जो है अपने परिवार से भी लड़ रहे थे और अंग्रेजों से भी लड़ रहे थे। मतलब इनको सत्ता चाहिए था, लेकिन गलत तरीके से इनको सत्ता से विस्थापित कर दिया गया था। और इसीलिए ये लोग जो है, गंगा नारायण जो है वो कहा जाता है शुरुआत में साधु के रूप में इधर उधर भटक रहे थे, उसके बाद फिर ये विद्रोही नेता का रूप लेते हैं और अपना सत्ता भी वापस लेते हैं और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह भी करते हैं। तो पूरा कहानी आप आराम से पढ़ लीजिएगा। लेकिन यहाँ पे जो पूछा जा सकता है, बस यही पूछा जा सकता है कि भूमिज विद्रोह जो हुआ था 1832-37 में, उसका नेतृत्व कौन किया थे? तो गंगा नारायण किए थे। अब गंगा नारायण के बारे में कहा जाता है कि गंगा नारायण या कोई भी व्यक्ति अगर विद्रोह कर रहा है तो अकेला तो करेगा नहीं, वो दूसरे समूह को अपने में शामिल करने का प्रयास करेगा। तो इसी कैटेगरी में, इसी क्रम में देता है कि लड़ाका कोलों को, यानी कि हो जनजाति को, भूमिज तो थे ही, तो हो जनजाति को भी ये लोग जो है अपने समर्थन में लेने का प्रयास कर रहे थे और बोल रहे थे कि तुम लोग भी क्या करो, आंदोलन को समर्थन दो और विद्रोह में हमारा साथ दो। अभी जो है कोल विद्रोह ही भी हो रहा था और ये लोग जो है भूमि विद्रोह भी उसी समय क्या कर रहे थे, चला रहे थे। तो ये सब जो है वो समकालीन ही थे। 1-2 साल का क्या होता था, डिफरेंस होता था। कहीं अंग्रेज किसी विद्रोह को दबा देते थे तो दूसरा विद्रोह फिर से क्या हो जाता था, पनप जाता था। तो इसका दमन जो है वो डेंट करते हैं। 7 फरवरी 1833 को खरसावां के ठाकुर चेतन सिंह के द्वारा ये किया जाता है, मारा जाता है। तो देखिए अगर पूरा डिटेल कहानी पढ़िएगा ना तो पता चलता है कि हो लोगों का जब ये समर्थन लेने के लिए जाता है तो हो लोग बोलते हैं कि हमारा जो है वो सबसे बड़ा विद्रोही है, वो पोराहाट का राजा जो है वो ठाकुर चेतन सिंह है। तो अगर ठाकुर चेतन सिंह को तुम पराजित कर दोगे तो हम तुम्हारा साथ देंगे या हम तुम्हारे विद्रोह में जो है वो साथ देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे वो क्या करता है, ठाकुर चेतन सिंह को पहले मारने के लिए निकलता है, लेकिन यहाँ पे ठाकुर चेतन सिंह ही उसको क्या कर देता है, मार देता है और कहा जाता है उसका सर काट के विल्किंसन के पास लाता है ठाकुर चेतन सिंह। और इस तरह से गंगा नारायण जो है हो लोगों के समर्थन लेने के चक्कर में क्या हो जाता है, मारा जाता है। क्योंकि हो लोगों का शर्त था पहले ठाकुर चेतन सिंह को मारो, उसके बाद हम तुम्हारा साथ देंगे। अब ठाकुर चेतन सिंह को ये मारने जाता है और खुद क्या हो जाता है, मारा जाता है। और इस तरह से ये विद्रोह जो है वो शांत हो जाता है। तो इस तरह से अच्छा, पोराहाट का नहीं था, सॉरी माफ कीजिएगा, खरसावां का वो ठाकुर था, खरसावां का ठाकुर चेतन सिंह था। तो उन्हीं के द्वारा ये मारा जाता है। कहा जाता है कि घोड़ा में इसका सिर जो काट के है वो विल्किंसन के पास, जो शायद यहाँ पे रहता था, जो कहाँ पे बोले, मुंडाओं का जो स्थल है, शुरुआती स्थल जो भी पीके श्री का भी घर है,
पिठोरिया, हाँ पिठोरिया में था, तो वहीं पे ये क्या करता है, लेके आता है। उसके बाद अब अगला हम लोगों का जो स्वतंत्रता सेनानी का नाम है वो है तेलंगा खड़िया। तो तेलंगा खड़िया जो है उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन, 9 फरवरी, अभी तक ज्यादातर जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं वो सब फरवरी में ही इनका जन्म हुआ था, है ना। अब देखिए तिलका मांझी हो, चाहे इसका हो, है ना, चाहे बुद्धू भगत का हो, सब फरवरी ही पढ़ने को मिल रहा है। तो फरवरी में काफी क्रांतिकारियों का एक तरह से पुण्यतिथि भी है और जन्म तिथि भी है। तो 9 फरवरी 1806 को मुर्गू सिसई गुमला में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इनका मृत्यु होता है 23 अप्रैल 1880 को। फादर का नाम था थुनिया खड़िया, मदर का नाम था पेटी खड़िया, और इनकी पत्नी का नाम था रत्नी खड़िया। और ये भी आप याद रखिएगा क्योंकि इसके आंदोलन को आगे लेके चलने के बाद, इनके देहांत के बाद, इनके मृत्यु के बाद, इनके आंदोलन को आगे लेके चलाने का काम जो है इनकी पत्नी रत्नी खड़िया ही करती है। अब ये किस लिए फेमस थे वो एक लाइन में दिया है, ये अखरा व्यवस्था को वापस लाने का प्रयास कर रहे थे। आप लोग अगर आदिवासी होंगे तो भी जानते होंगे, और यहाँ के सदान होंगे, झारखंड के होंगे तो भी अखरा के बारे में जरूर सुने होंगे। अखरा क्या होता है, गांव के बीच का एक स्थान होता है जिसमें लोग जो है, या गांव के लोग जो है शाम में मिलते हैं और अपना दुख दर्द बांटते हैं, नाच गान करते हैं, और इस तरह से जो मन का, या हम कह सकते हैं बोझ है, उसको दूर करने का ये लोग प्रयास करते हैं। और साथ ही साथ जो भी ज्ञान वगैरह देना होता है, बुजुर्ग लोग जो है वो युवा को देते हैं, युवा जो है बच्चे को कुछ सिखाते हैं। सबका स्थान जो होता है, पूजा पाठ का भी स्थान जो होता है वो अखरा भी हो सकता है। तो इस तरह से ये अखरा व्यवस्था को वापस पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे थे। और कहा जाता है ये जो है लोगों को जमा करते थे और हथियार चलाने का ट्रेनिंग देते थे। तो पहले तो ऐसे अगर सामान्य गांव के बीच अगर कीजिएगा तो अंग्रेजों को पता चल जाएगा और अंग्रेज जो है आपको वहां से भगा देंगे। तो ये लोग क्या करते थे, जंगल के बीच जो है साफ करते थे, अखरा जैसा गोल सा मैदान बनाते थे और वहां पे ट्रेनिंग देते थे लोगों को। जो ये तेलंगा खड़िया है, ट्रेनिंग देते थे कि कैसे हम लोगों को तीर चलाना है, कैसे अंग्रेजों को मारना है, क्या करना है, नहीं करना है। तो इससे अंग्रेजों को नुकसान था क्योंकि ये एक तरह का आर्मी खड़ा कर रहा था। अगर आर्मी खड़ा हो जाएगा तो फिर विद्रोह कर देगा, विद्रोह कर देगा तो अंग्रेज को कहीं ना कहीं परेशानी होगा। तो इसी क्रम में जो है इसके पीछे जो है वो अंग्रेज लग जाते हैं और लास्ट में इनको क्या किया जाता है, इसी अखरा का जब ट्रेनिंग दे रहे थे ना, उसी समय इसके ऊपर पुलिस के द्वारा आक्रमण किया दिया जाता है और वहीं पे ये मारे भी जाते हैं। लेकिन कहा जाता है इनके जो समर्थक थे, इनका लाश को अंग्रेजों के हाथ में नहीं जाने दिए और ये जो है इनको दफना देते हैं बाद में, ठीक ना। तो इस तरह से यहाँ पे ये था तेलंगा खड़िया। अब हम लोग चलते हैं संथाल विद्रोह के जो भी महत्वपूर्ण नेता थे उसकी ओर। और संथाल, हम फिर से अगेन यहाँ पे आपको बता देना चाह रहे हैं, स्वतंत्रता सेनानी का ये वीडियो है। संथाल विद्रोह या विद्रोह का ये जो है हम लोगों का टॉपिक नहीं है। विद्रोह हम आपको ऐसे थोड़ा बहुत बता दे रहे हैं, हल्का फुल्का। आप विद्रोह खुद से भी पढ़ लीजिएगा या झारखंड का इतिहास जब पढ़ते हैं तो वहां पे पढ़ लीजिएगा। यहाँ स्वतंत्रता सेनानी पे हम लोग फोकस करते हैं। तो स्वतंत्रता सेनानी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, संथाल विद्रोह के नेता। तो जितने भी है सबको चलिए एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले संथाल विद्रोह के बारे में दिया गया है 30 जून 1855 को हूल दिवस के तौर पर मनाते हैं क्योंकि यहीं से संथाल विद्रोह का प्रारंभ हुआ था। भोगनाडीह में ये लोग जो है वो जमा हुए थे 50,000 संथाल, और ये सवाल पूछा हुआ था। तो भोगनाडीह से ये आंदोलन शुरू होता है। और देखिए कम संख्या नहीं है, 50,000, उस समय भी 50,000 लोग जो है जमा हुए थे और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किए थे। तो एक तरह से कहा जा सकता है 1857 की क्रांति से पहले ऐसा सवाल पूछा भी गया है। झारखंड का सबसे बड़ा जनजातीय विद्रोह आपको देखने को मिलता है संथाल विद्रोह के रूप में। इनके गुरु का नाम जो था वो श्याम टुडू था और इनके नेतृत्व करते थे सिद्धू कानू चांद भैरव और फूलो और जानू, जो एक ही परिवार के थे, भाई बहन ही थे। तो सिद्धू को राजा और सिद्धू को क्या दिया गया, राजा घोषित किया गया और इसका एक नारा था करो या मरो। तो जो हम लोगों को देखने को मिलता है 1942 में, वो गांधी जी का नारा था करो या मरो। तो इससे पहले ही, लगभग 100 साल पहले ही यहाँ पे सिद्धू कानू के द्वारा जो है वो करो और मरो का, या तो करो काम और नहीं तो क्या करो, मर जाओ, ऐसा यहाँ पे दिया है। अबुआ दुशिम अबुआ राज, सरकारी आदेश नहीं मानेंगे, लगान नहीं देंगे, इस तरह से यहाँ पे ये लोग जो है नारा दे रहे थे। अबुआ दुशिम अबुआ राज मतलब हमारा देश है तो राज भी किसका होगा, हमारा ही होगा। यहाँ सरकारी राज या बाहरी जो नीति है लागू नहीं होने देंगे, सरकारी आदेश नहीं मानेंगे, लगान जो है यानी टैक्स जो है वो नहीं देंगे, क्योंकि सिद्धू को खुद राजा बना दिया गया। तो राजा अगर टैक्स देगा वहां का प्रजा, कोई दूसरे लोगों को तो देगा नहीं, इसीलिए अपने को राजा, मंत्री, प्रशासक, इस तरह से ये लोग जो है वो करते हैं। तो सिद्धू को राजा कर दिया गया और अंग्रेजों हमारी माटी छोड़ो, इस तरह के भी ये कथन दिए थे। उसके बाद दूसरे दिन
से सभी गांव-गांव निकल पड़े सशस्त्र विद्रोह के लिए। तो इस तरह से भोगनाडीह में ये 30 जून को जमा होते हैं। हूल दिवस अभी भी मनाया जाता है और उसके बाद जो है दूसरे दिन से सभी गांव में विद्रोह करने के लिए लोग क्या होते हैं, निकल जाते हैं। कान्हू को मंत्री बनाया जाता है, चांद को प्रशासक बनाया जाता है और भैरव को सेनापति। ये सवाल पूछा जा सकता है किसको राजा बनाया गया। एक सवाल तो पूछा गया था जेपीएससी में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बता रहे थे, उसमें बताए थे कि संथाल विद्रोह से कौन जुड़े हुए थे, तो सिद्धू और कान्हू, है ना। तो चांद और भैरव को सेनापति और प्रशासक बनाया जाता है। चांद को प्रशासक, भैरव को सेनापति और कान्हू को मंत्री और जो है सिद्धू को राजा बनाया जाता है। इनकी दो बहनें थी, फूलो और जानो, और फूलो और जानो जो है वो भी विद्रोह में बढ़ चढ़ के भाग लेती है और कहा जाता है कि ये जो है महिलाओं का नेतृत्व कर रही थी और जितने भी विद्रोही थे उनका भी ये दमन कर रही थी। यहाँ पे बताया जाता है 1000 महिलाओं का नेतृत्व कर रही थी। हूल यात्रा के दौरान टांगी से 19 लोगों का ये हत्या कर दी थी। महाजन प्रताप नारायण और दरोगा महेश लाल दत्त जो है इसका क्या कर दी थी, इसी दौरान ये हत्या कर दी थी। देखिए महेश लाल दत्त का हत्या करने का कारण ये था कि ये जो है एक संथाल को पकड़ा था और ये महाजन जो है ये लोग पकड़े थे और जेल में ले जाके उनको मार मार के पीट के क्या करवा किए थे, उसको मरा दिए थे। तो इस तरह से ये लोग अत्याचार कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं ये इनका बदला ले रही थी। तो इस तरह से यहाँ पे दिया गया है कि ये लोग जो है हूल यात्रा कर रहे थे। अब हूल यात्रा क्या है ये भी डिटेल वाइज अगर आप पढ़िएगा तो पता चलेगा। इन लोगों को लगता था कि कलकत्ता में गवर्नर बैठे हुए हैं और गवर्नर जो है अगर उसके पास हम जाएंगे तो हमारे मामला को ये लोग क्या करेंगे, समझेंगे और हमारे जैसे साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी ये सब जो अभी तक जो भी विद्रोह पड़े 1855 से पहले उसमें हम देखे कि कुछ भी विद्रोह होता था तो सरकार एक नया रेगुलेशन या नियम लाती थी और उसके बाद उस विद्रोह को शांत करने का प्रयास करती थी। और इसी क्रम में कभी कभी उनका जो जैसे कि अभी आपको साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी में ही बताया गया, मुंडा मान की शासन व्यवस्था को क्या किया गया, कानूनी अधिकार दिया गया। तो इन लोगों को भी लग रहा था कि अगर हम अपनी बात गवर्नर तक पहुंचा दे तो गवर्नर हमारी बातों को सुनेंगे और हमारे ऊपर जो अत्याचार किया जा रहा है उसको वो रोकने का प्रयास करेंगे। और ऐसा होता भी है। आप देखिए चाहे डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली आप जो भी कहिए, विद्रोह अंग्रेज का जो भी सोच रहा होगा विद्रोह पुनः ना हो, इसीलिए आपको सीएनटी देखने को मिलेगा, एसपीटी देखने को मिलेगा, साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी देखने को मिलेगा। इसका मेन रीजन ही क्या था कि कुछ अधिकार दे दो या इन लोगों के ऊपर जो बाहरी लोगों का अत्याचार है उसको थोड़ा रोक दो, हम अत्याचार करेंगे, बाहरी लोगों का क्या ही अत्याचार करना, या हम अपने तरीके से अत्याचार करेंगे। तो कुछ अधिकार इनको दे दिया जाता था और बाहरी जो लोग सीधे आके यहाँ पे बस जाते थे उसको रोकने का प्रयास किया जाता था ताकि विद्रोह जो है वो बार बार ना भड़के और इनको शांत करने का आवश्यकता ना हो। तो इसी दौरान जो है संथाल से ये लोग कलकत्ता जो जा रहे थे उसी को हूल यात्रा कहा गया और इसी बीच में जो भी विद्रोही इनके हाथ लग रहे थे सबका ये हत्या करते जा रहे थे। तो ये था फूलो जानो के बारे में। फूलो जानो के बारे में और भी कुछ इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, शायद हाँ दिया हुआ है। हूल यात्रा कलकत्ता की ओर गवर्नर जनरल से मिलने को कहते हैं। रास्ते में आने वाले जमींदार साहूकार की हवेलियां ये लोग जलाते चल रहे थे। बढ़ैत की एक लड़ाई होती है इसी बीच में, है ना, इसी बीच में बढ़ैत की लड़ाई होती है जिसमें चांद भैरव को गोली का शिकार हो जाते हैं और इसके बाद इनकी बहन फिर से नेतृत्व को संभालती है और 21 सिपाहियों का सर काट देती है और इसी बीच में ये जो है इनके गोलियों का शिकार हो जाती है और इनका देहांत हो जाता है। सेना की गोलियों से ये क्या हो जाती है, शहीद हो जाती है। तो इस तरह से फूलो जानो जो है वो उस समय की हम कह सकते हैं बहुत बड़ी महिलाओं की नेता थी, या हम कह सकते हैं संथाल विद्रोह की सबसे बड़े महिला नेताओं की चेहरा थी। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है कि कान्हू को वीरभूम से फरवरी के तीसरे सप्ताह में गिरफ्तार कर लिया जाता है। सिद्धू को बढ़ैत से 19 अगस्त को यहाँ पे क्या किया जाता है, गिरफ्तारी किया जाता है। फांसी कान्हू को भोगनाडीह में दिया जाता है और सिद्धू को बढ़ैत में यहाँ पे दिया जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे इन लोगों को गिरफ्तार किया जाता है और लास्ट में इन लोगों को क्या किया जाता है, फांसी दिया जाता है। आप खुद भी जान रहे होंगे ये कितना बड़ा विद्रोह है। आप खुद अगर पढ़िएगा तो काफी लंबा लंबा एक वीडियो जो है एक ही विद्रोह में चला जाएगा, तो उसको हम शॉर्ट में आपको बता रहे हैं, इसलिए हो सकता है आपको थोड़ा बहुत परेशानी भी हो रहा होगा, लेकिन उम्मीद करते हैं आप जो है थोड़ा बहुत पहले से जरूर पढ़े होंगे तो बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। उसके बाद नोट्स तो दिया ही हुआ है ऐप में, आप नोट्स देख लीजिएगा। पीपीटी भी हम लोग डाल दे रहे हैं। जो आपका वो माइंड मैप वाला जो सेक्शन है उस सेक्शन में आप जाइएगा जिसमें 51 रुपये आपको दिखेगा, वहाँ पे 99 रुपया थंबनेल अभी लगा हुआ है वो हटा देंगे, वो 51 रुपया आपको दिखेगा, वहाँ पे आप जाइएगा तो ये पीपीटी भी आपको क्या हो जाएगा, मिल जाएगा। तो माइंड मैप भी मिल जाएगा जो कि बहुत कम पेजों में सबको समराइज किया गया है और ये पीपीटी भी आपको क्या हो जाएगा, वहाँ पे मिल जाएगा। तो ये था आपका संथाल विद्रोह और संथाल विद्रोह से जुड़े हुए लोगों को कुछ नाम, और भी इससे जुड़े कुछ लोगों का यहाँ पे क्या है, नाम है ना। चलिए उसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। उसको भी हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। एक चीज यहाँ पे है ना, 26
ये जो डेट दिया हुआ है ना, ये डेट जो है वो थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये तो ऑथेंटिक बुक से एक लिखे हैं, ये वाला हमको कंफर्म याद नहीं आ रहा है 19 अगस्त वाला, तो ये डेट जो है वो बहुत रिजिड होके नहीं देखिएगा, इसका क्रॉस चेक आप लोग कर लीजिएगा, ठीक ना। चलिए, क्योंकि स्पष्ट थोड़ा सा नहीं मिलता है। विद्रोह के अन्य नेता देख लीजिए, हजारीबाग में जो है यहाँ पे वो कौन करते हैं, अर्जुन मांझी, चुबाई मांझी, भैरवी मांझी, ये भी पूछा हुआ था, संथाल परगना वाला से पूछा था ना, लेताई मांझी, बुका मांझी, सूर्य ठाकुर और गोपी। तो देखिए बड़ा नाम तो आपको पता होगा, लेकिन ये छोटे नाम भी पूछे गए और इसीलिए आपको इसको क्या करना है, याद करना है। हो सकता है फिर से ये पूछा जाए। तो हजारीबाग में ये लोग नेतृत्व कर रहे थे, वीरभूमि में गोरा मांझी कर रहे थे, खगड़िया में बाजार लूट लिया कहा जाता है, पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, डाक की गाड़ियों को जला दिया गया, कुरियो, लक्ष्मी ठाकुराइन और धर्मा, ये लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे, विद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे। तो इस तरह से हम लोग जो है 1857 तक का जो हम कह सकते हैं, या 1857 से पहले तक का जो भी विद्रोह था उसको देख लिए। अब हम लोग यहाँ पे आगे जहां तक हमको लगता है जो है 1857 के विद्रोह के बारे में ही दिया गया है, तो उसके बारे में जानते हैं। नहीं उसके अच्छा 1857 जो है वो अलग से ही दिया हुआ होगा। यहाँ पे सरदारी लड़ाई के बारे में, बिरसा मुंडा, मतलब विद्रोह को एक बार कंप्लीट कर लेंगे, फिर जो वो राष्ट्रीय आंदोलन के तहत हम लोग उसको क्या करेंगे, अलग से पढ़ेंगे। क्रांति 1857 की क्रांति और राष्ट्रीय आंदोलन। तो चलिए ठीक है, सरदारी लड़ाई को देख लेते हैं थोड़ा सा, जो कि 1858 से लेकर 1995 तक चला, काफी लंबा है। और इसी में बिरसा मुंडा आंदोलन शुरुआत में जुड़ते हैं और बाद में अपना वो विद्रोह जो है या एक अलग आंदोलन चलाते हैं। तो इनके नेता थे जोहान, एलिजबर, बिरसा मुंडा भी बाद में इसमें जुड़े थे और उसके बाद अपना ही एक आंदोलन चलाने लग गए। सरदारी लड़ाई का विलय बिरसा आंदोलन में हो गया, ऐसा सवाल भी पूछा गया था जो कि प्रीवियस ईयर में आया था। फिर आता है भागीरथ मांझी। भागीरथ मांझी के बारे में दिया है, खेरवार या खेरवार आंदोलन के ये नेतृत्व कर रहे थे 1874 में। ये सवाल पूछा भी गया है। गोड्डा जिले के तलडीहा गांव के ये निवासी थे। तो पूछा जा सकता है भागीरथ मांझी जो है वो किस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे, वो कहाँ के रहने वाले थे, या ये जो आंदोलन था वो किस क्षेत्र में हो रहा था। पुराने मूल्यों की पुनर्स्थापना, हम लोग कहते हैं ना हमारे संस्कृति में नई चीजें जो है वो हावी हो जा रही हैं, तो उन चीजों का ये विरोध कर रहे थे और बोल रहे थे कि हमारे जो पुराने मूल्य हैं, पुराना हमारा जो संस्कृति है उसको पुनः हम क्या करेंगे, पुनर्स्थापित करेंगे। स्वयं को वैसे गांव का राजा घोषित करता है। ब्रिटिश सरकार जमींदार को कर नहीं देने की घोषणा करता है। तो इस तरह से टैक्स नहीं दीजिएगा, अंग्रेज को नुकसान होगा, अंग्रेज को नुकसान होगा तो वो लोग तो छोड़ेगा है नहीं। तो फिर क्या होता है, भागीरथ मांझी और ज्ञान प्रगणित को गिरफ्तार कर लिया जाता है। आपको याद रखना है बस, भागीरथ मांझी है ना, खेरवार आंदोलन से जुड़े हुए थे। ज्ञान प्रगणित भी पूछ सकता है, लेकिन भागीरथ मांझी बहुत बार पूछा गया है, ये याद रखिएगा। खेरवार आंदोलन 1874 के अन्य नेता कौन कौन थे, तो संथाल परगना राजमहल के भगवान दास, दुमका के लंबोदर मुखर्जी और पटेल सी और दुबई गोसाई जो है, इनके क्या है मेन जो है वो नेतृत्व करता यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक ना। चलिए, तो इस तरह से यहाँ पे आगे दिया गया और कुछ दिया गया है, चलिए देख लेते हैं। हजारीबाग में इसी आंदोलन, खेरवार आंदोलन से जुड़े एक नेता है जिसको बोलता है डुबू बाबा, लेकिन ये अंधविश्वास से भरी हुई भविष्यवाणी करते हैं जिससे लोगों का विश्वास इन पर से हट जाता है और धीरे धीरे जो है इनका समर्थन जो है वो कम लोगों का मिलता है और आंदोलन क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है और आंदोलन धीरे धीरे समाप्त। तो ये खेरवार आंदोलन हो गया। उसके बाद यह लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबा का है ना यहाँ पे आंदोलन दिया है, जो कि सफाहोड़ आंदोलन से क्या हुए थे, जुड़े हुए थे। क्षेत्र इनका क्या था, दुमका का लाठी पहाड़ी। खेरवार आंदोलन की ही एक क्या थी, उपधारा थी। 10 द्वारक दल का ये करते हैं गठन, जो कि आजाद हिंद फौज के जैसा ही हमको देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये लाल हेम्ब्रम उर्फ लाल बाबा के नाम से जानते हैं सफाहोड़ आंदोलन के जो नेतृत्व करता थे। सफाहोड़ आंदोलन जो है 1870 ईस्वी के अन्य नेता अगर हम देखें तो देता है बंगम मांझी, जो कि पूछा भी हुआ है। फिर पैका मुर्मू है, पगान मरांडी है, भूत सोरेन है, रसिक लाल सोरेन है। ये सब नाम याद रखना ही आपके लिए महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस इसका नाम आपको याद हो जाएगा ना, तो उम्मीद करते हैं आपका सवाल जो है यहाँ पे बन जाएगा, ठीक ना। अगला सवाल यहाँ पे देखते हैं, सॉरी अगला फैक्ट जो है वो अब जो है वो बिरसा मुंडा से संबंधित है। तो बिरसा मुंडा के बारे में तो आप लोग ऐसे नहीं भी पढ़े होंगे झारखंड के इतिहास, तो भी बहुत सारा कुछ क्या करते होंगे, जानते हैं। तो चलिए और भी कुछ जानकारी अगर होता है, नया जानकारी, तो आपको यहाँ हम देने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है बिरसा का उलगुलान जो है 1899 और 1900 के बीच चला था और इसी के लिए फेमस थे। जन्म इनका 15 नवंबर 1875 को हुआ था, जो कि सवाल में पूछा गया था। और मात्र 25 साल में ही कहा जाता है कि इंसान जो है वो क्या बन जाता है, भगवान बन जाता है। तो ऐसा क्या काम किए थे, चलिए देखते हैं। बहुत कम यहाँ पे देखेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल तो नहीं। जैसे कि हम बताएं, हर व्यक्ति का अगर जीवनी पढ़िएगा तो एक वीडियो बन सकता है, घंटा 2 घंटा जो है
उसके ऊपर तो मूवी बन सकता है। तो हम लोग जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल फैक्ट देख रहे हैं, ठीक ना। तमाड़ थाना के अंतर्गत चलकद में खूटी गांव उली हाथू में इनका जन्म हुआ था और ये सवाल भी पूछा गया था। तो तमाड़ विद्रोह आप लोग उम्मीद करते हैं याद कर रहे होंगे, सबसे लंबा चलने वाला ये खूनी संघर्ष था। इनका पिता का नाम था सुगरा मुंडा, जिसको मसीह दास भी अंग्रेजों के नाम, ईसाई धर्म में परिवर्तन हुए थे तो इनका नाम मसीह दास दिया गया था। माँ करमी या कदमी मुंडा थे, जिनकी मायके था अयूब हाथू, यानी कि बिरसा मुंडा का जो नानी घर था वो अयूब हाथू था। इनके जो भाई बहन थे उनमें से कोंता था, फिर दशकीर था। बिरसा जो था वो चौथी संतान था। इसकी एक शायद बहन है जिनका नाम चंपा बहन का ही नाम होगा जहां तक हमको लगता है, और एक कानू पॉलिस था। तो इस तरह से 4 भाई बहन में ये चौथे नंबर के बच्चे थे बिरसा जो था बिरसा मुंडा। दाऊद बिरसा या पूर्ति धरती, दाऊद बिरसा या पूर्ति है ना के नाम से भी इसको जाना जाता है। धरती आबा तो अभी हम लोग इसको कहते ही हैं, ये सवाल भी पूछा गया था। माँ करमी या करमी मुंडा डीवर मुंडा की सबसे बड़ी बेटी थी, यानी याद रखिएगा डीवर मुंडा जो है बिरसा मुंडा के नाना का नाम था, जो कि अयूब हाथू में रहते थे, जो उनका नाना घर था। बिरसा के बारे में दिया गया है, बिरसा के पिता गरीबी के कारण मामा घर जो है अयूब हाथू में रहते थे। मतलब पहले तो लगभग सभी लोग गरीब ही रहते थे, एक दूसरे के यहाँ काम वगैरह करते थे। तो इस तरह से ये जो थे अपने मामा के घर रहते थे, खुद के घर नहीं रहते थे, मामा के घर रहते थे, यानी कि नाना के घर भी आप कह सकते हैं, जो कि कहाँ था अयूब हाथू। इनकी मौसी जो थी वो नौमी या जॉनी नाम कहीं कहीं मिलता है, स्नेह से काफी ज्यादा था। अयूब हाथू के नजदीक ही सलगा गांव में अपनी प्रारंभिक, अच्छा ये यहाँ स्टेटमेंट खत्म कर दिया गया। यहाँ पे आपको पता होगा कि जब विवाह होता है तो जॉनी जो है अपने साथ, इसको खटंगा गांव में इसका विवाह होता है तो खटंगा गांव ले जाती है, लेकिन इनके जो मौसा थे इनको एक बार पीट देते हैं, मतलब चराने के लिए, गाय बकरी चराने के लिए छोड़ दिए थे और ये बांसुरी बजा रहे थे, गाय बकरी चल गया खेत में और उसके कारण किसान जो है इनकी मौसा को डांटा होगा, इनका मौसा जो है इनको पीट दिए तो बिरसा मुंडा वहां से भाग गया। तो ये यहाँ पे थोड़ा बहुत घटना था। अब शिक्षा के बारे में देखते हैं। बुर्जू मिशन जो है निम्न प्राथमिक परीक्षा इसका होता है ईसाई मिशनरी स्कूल में। 1886 में चाईबासा गया और उच्च माध्यमिक स्तर लुथेरन मिशन से इसको क्या होता है जो है वो पढ़ाई होता है। अयूब हाथू के नीचे नजदीक ही सलगा गांव में अपनी प्रारंभिक पढ़ाई जो है वो शुरुआत करता है। मतलब शुरुआत में जो हम लोग बोलते हैं ना लिटिया क्लास या प्ले स्कूल, आजकल हम लोग एडवांस लेवल में कहते हैं, तो वो चीज यहाँ से हुआ था। आपको पूछा यहाँ से जाएगा। बुर्जू मिशन जो है वो इनका निम्न प्राथमिक परीक्षा था, जो कि ईसाई मिशन स्कूल ही था, और 1886 में चाईबासा जाते हैं और उच्च माध्यमिक स्तर का शिक्षा प्राप्त करते हैं। लेकिन वहीं के जो टीचर थे फादर नोत्रुत, उनके साथ इनका विवाद हो जाता है। विवाद होने के बाद चाईबासा इनको छोड़ना पड़ता है और तब इनको समझ में आता है, चाहे फादर हो चाहे अंग्रेज हो, सबका एक ही नीति है भाई कि यहाँ के लोगों के ऊपर क्या करना, शासन करना। पहले तो इन लोगों को लग रहा था फादर लोग हम लोगों को पढ़ा रहे हैं तो हम लोगों के लिए अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये इन लोगों को समझ में आ रहा था ये लोग जो है अप्रत्यक्ष रूप से हमें गुलाम ही बना रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे ये एक स्टेटमेंट दिए थे, साहब इक्के टोपी, चाहे वो अंग्रेज हो, पुलिस हो, वकील हो, चाहे कोई भी, अगर अंग्रेज है तो सबका जो सोच है वो एक ही होने वाला है। अब ये जब है चाईबासा से निकाल दिया जाता है तो क्या करते हैं, ज्ञान की खोज में निकल जाते हैं और ज्ञान की खोज में ये आनंद पाण से क्या होते हैं, मिलते हैं, जो कि बुनकर था और वैष्णव धर्म को अपनाता था और गौड़ बेड़ा का निवासी था। और काम कहाँ करता था, तो बंदगांव के जमींदार जगमोहन सिंह की सेवा में था, मुंशी के तौर पे। अब जमींदार के यहाँ था तो इसको जितना भी यहाँ पे इसके साथ अभी देखिएगा बिरसा मुंडा चला जाता है तो इसके साथ आते जाते रहता है, तो पता चल जाता है कि जमींदार लोग यहाँ के लोगों के ऊपर कितना ज्यादा अत्याचार कर रहे थे। और ये जो है उच्च माध्यमिक स्तर तक पढ़ा हुआ था तो इनको थोड़ा बहुत जानकारी भी था और इसीलिए समझ रहे थे कि कैसे जमींदार जो थे यहाँ के लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहे थे। तो यहाँ पे ज्ञान की खोज के बारे में बात कर रहे हैं। तो बंदगांव के जमींदार के यहाँ जो काम कर रहा था, जगमोहन सिंह की सेवा में था आनंद पाण, उससे इनका मुलाकात होता है। चूंकि वो वैष्णव थे तो उनको उसी तरह की कहानियां सुनाते थे। कृष्ण, अर्जुन, भीम आदि की कृतियों से बहुत ज्यादा ये प्रभावित हुए और ईसाई धर्म छोड़कर अपना वैष्णव धर्म जो है या आनंद पाण का जो वैष्णव धर्म है वो उनको अपना लेते हैं। उसके बाद पूर्णतः शाकाहारी हो जाते हैं। बाद में परंपरागत धर्म की ओर लौटे और बिरसायत धर्म चलाए, जो कि सवाल भी पूछा जाता है, मतलब विवाद हो जाता है। गुरु जो है विवाद कर देते हैं। शुरुआत में पूरा डिटेल कहानी पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि ये जो विद्रोह कर रहे थे, अंग्रेजों के खिलाफ जा रहे थे, तो इनके गुरु जो है एक बार बोलते हैं कि भाई या बेटा
तुम जो है अंग्रेजों के खिलाफ नहीं जाओ, शांति से अपना काम करो, भगवान का जप तप करो और अपना जीवन बसर करो। लेकिन बिरसा मुंडा जो है इस बात को मानने से इनकार कर देते हैं और बोलते हैं हम विद्रोह तो करेंगे। और इस तरह से इनका जब विवाद होता है तो वैष्णव धर्म को भी छोड़ देते हैं, गुरु को भी छोड़ देते हैं और एक नया ही धर्म शुरू करते हैं, बिरसायत धर्म। बिरसायत धर्म का मुख्य उद्देश्य था समाज में जो भी कुरीति फैलाई हुई थी उसको दूर करना। 24 अगस्त 1895 को एसपी मेयर्स और बंदरगांव के जमींदार बाबू जगमोहन सिंह जो है मिलके इसको गिरफ्तार कर लेते हैं। लोकल लोग ही सपोर्ट करता था अंग्रेज अधिकारी को और इस तरह से यहाँ के जो विद्रोही थे या हम कह सकते हैं आंदोलनकारी थे उसको ये लोग जो है पकड़वाते हैं। तो इस तरह से बिरसा गिरफ्तार हो जाता है, रांची जेल में इसको लाया जाता है। तो ये जो घटना है वो जो है 95 का घटना है, ये याद रखिएगा 24 अगस्त 1895 का। ये सवाल भी आपको पूछा गया है। फिर 2 साल के बाद या 1.5 साल मोटा मोटी हम कह सकते हैं, उस समय महारानी विक्टोरिया जो है हीरक जयंती मना रही थी और 30 नवंबर को बिरसा को जेल से क्या किया जाता है, बहुत लोगों को छोड़ा जाता है तो इनको भी छोड़ा जाता है। और उसके बाद जब ये निकलते हैं ना तो इनका जो आंदोलन है जो पहले शांतिपूर्वक चल रहा था अब क्या हो गया, एकदम उग्र हो गया और इसको उलगुलान कहा गया। या एक बार सवाल में पूछा गया था, ईसाई में ही शायद पूछा गया, ग्रेट टूलमेट किसको कहा जाता है, तो उलगुलान को ही कहा जाता है। तो प्रमुख मंत्री जो है वो बिरसा बनते हैं। सेनापति गया मुंडा को बनाया जाता है जो कि हथियार बंद संघर्ष का समर्थन कर रहे थे। धार्मिक संगठन का प्रमुख जो है सोमा मुंडा, क्योंकि धर्म में भी बहुत सारे कुरीति फैला हुआ था तो उसको भी दूर करना था, तो धार्मिक संगठन भी बनाया जाता है का प्रमुख सोमा मुंडा को। राजनीतिक आंदोलन का प्रमुख बनाया जाता है ढोका मुंडा को। और ये लोग जो है और भी देखिएगा, ये मुंडा थे और आप लोगों को पता है मुंडा शासन व्यवस्था यहाँ का सबसे प्राचीनतम है। तो ये लोग जो है कुछ कुछ डॉक्यूमेंट खोजने का प्रयास कर रहे थे जिससे ये प्रूफ कर सके कि हम लोग जो है शुरुआत से यहाँ शासन करते आए हैं, ये जो क्षेत्र है हमारा है, अंग्रेज जो है आप बाहर से आए हैं, आप आराम से यहाँ पे चले जाइए, यहाँ पे शासन जो होगा वो हमारा होगा। तो बहुत लंबा चौड़ा घटनाक्रम है, जैसे कि आपके बोले कि हर एक व्यक्ति पे पूरा मूवी का मूवी बन सकता है, तो हम लोग उतना जाएंगे नहीं, फैक्ट को ही देखेंगे। 9 जनवरी 1900 का घटना आप सुने होंगे, डोंबारी पहाड़ी पर ये लोग जमे हुए थे और इसी समय अंग्रेज जो है आक्रमण कर देता है और 200 मुंडा जो है वो मारे जाते हैं। बिरसा को यहाँ से निकाल दिया जाता है क्योंकि अगर नेता अगर किसी तरह मारा गया तो पूरा आंदोलन ही समाप्त हो जाएगा, इसीलिए इसको जो है वहां से निकाल दिया जाता है। और यहाँ पे जो है कई सारे मुंडा जो है वो हम कह सकते हैं मारे जाते हैं, जिसको जालियांवाला बाग की हत्याकांड से भी जोड़ा जाता है। उसके बाद 3 मार्च 1900 को चकरधरपुर के रोगुड़ जंगल में बंदगांव से गिरफ्तार कर लिया जाता है। 482 मुख्य अनुयायियों के साथ मुकदमा इसके ऊपर चलता है। तो एक तरह से कह सकते हैं 9 जनवरी के बाद ही लोग इधर उधर बिखरने लग गए थे और इसी क्रम में फिर से यहाँ पे बिरसा मुंडा जो है वो पकड़े जाते हैं और इस बार जो है उनके ऊपर जो है 482 अनुयायियों के साथ मुकदमा चलाया जाता है। 9 जून 1900 को बिरसा को हैजा कहा जाता है कि हैजा हो गया और रांची जेल में इनका क्या हो जाता है, देहांत हो जाता है। अभी जो है उनको उस जेल को पार्क का रूप क्या किया गया है, दिया गया है। अब दिया गया है जतरा भगत का टाना भगत आंदोलन। तो ये 1914 का आंदोलन है, जतरा भगत का ताना भगत आंदोलन, और उसी का ये नेतृत्व करते थे। जन्म दिया गया है 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के दिन हुआ था 1888 गुमला, मतलब गांधी जी के जन्म से पहले ही हुआ था, तो 2 अक्टूबर याद रहे इसलिए हम बता रहे हैं, ठीक ना। गुमला जिला के बिशनपुर प्रखंड के चिंगरी गांव में हुआ था। पिता का नाम कोहरा भगत था, माता का नाम लेवरी भगत था, पत्नी का नाम बुधनी भगत था। हरि बाबा आंदोलन, और भी देखिए ताना भगत आंदोलन पढ़िए तो बहुत सारा कुछ ही पढ़ने को देखने को मिलेगा। ये लोग जो है बोल रहा था हम टैक्स नहीं देंगे, बृहस्पतिवार को काम नहीं करेंगे, जो बंधुआ मजदूरी है इस तरह का कोई काम नहीं करेंगे, बहुत सारा आंदोलन यहाँ पे होगा, है ना। तो वो सब आप देख लीजिएगा। ताना भगत जो है वो जो है गांधी के सबसे प्रिय शिष्य भी कहलाते हैं। ये जो है सवाल पूछा जाता है, ये सब याद रखिएगा। हरि बाबा आंदोलन 1931 का है। सिमुम दुका हो हरि बाबा जो है इसका सिमुम में दुका हो या हरि बाबा इसका क्या कर रहे थे, नेतृत्व कर रहे थे। सामाजिक आर्थिक और धार्मिक इनका क्या था, शुद्धिकरण का एक हम कह सकते हैं टारगेट था। सरना धर्म का ये लोग क्या करते थे, प्रचार भी करते थे। तो इस तरह से आज हम लोग इतना सारे चीज को क्या किए, समझने का प्रारंभ किया। आज बहुत सारा फैक्ट आपको यहाँ पे बताया गया। अब इसका और एक वीडियो हमको बनाना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पे हम इसको खत्म कर सकते हैं, या इसी में खत्म कर देते हैं। नेक्स्ट में केवल विभूति शुरू करेंगे, ठीक ना। चलिए देख लेते हैं झारखंड आंदोलन का ही अगला जो पार्ट है उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे अब 1857 की क्रांति के बारे में दिया गया है कि यह बहुत लंबा हो जाएगा, छोड़ दीजिए इसको। नेक्स्ट वीडियो में ही 3 पार्ट बनेगा ही बनेगा, क्योंकि एक पार्ट में हमको लगता है खत्म होगा नहीं, दूसरा पार्ट जो है इसका बनाना ही पड़ेगा। तो अच्छा है लास्ट का पार्ट छोटा सा वीडियो बने, उससे अच्छा बराबर का वीडियो। इसका 4 पार्ट बन जा रहा है वीडियो, 2 पार्ट आपको मिल चुका है, 2 पार्ट आने वाले समय में और मिल जाएगा, और इस तरह से विभूति जो है हमारा खत्म हो जाएगा। वैसे भी आपको पता भी होगा
कितना लंबा चौड़ा टॉपिक है, इसको कोई भी कवर करेगा तो टाइम तो लगेगा ही लगेगा। फिर भी हम शॉर्टकट में निपटा दिए हैं। जो नए विद्यार्थी होंगे उसको कभी कभी हो सकता है परेशानी भी हुआ होगा, बहुत सारे फैक्ट इधर उधर से हम बता रहे थे। लेकिन एक बात याद रखिए कि आप नए हैं चाहे पुराने हैं, आप अगर पहले से इतिहास नहीं पढ़े हैं तो आपको परेशानी होगा। बाकी अगर आप एक बार इसके बाद, इस वीडियो देखने के बाद अगर फिर से आपके पास जो भी किताब है उसको आप पढ़िएगा तो बहुत सारा चीज़ जो है आपको क्लियर हो जाएगा। हम जो बोले हैं वो चीज़ किताब में लिखा हुआ मिलेगा तो आपको क्या होगा, आसानी होगा। और आपको नोट्स वगैरह, टेस्ट वगैरह अगर देना है तो हमारे ऐप को आप डाउनलोड कर लीजिए, प्रबोध पत्रिका के नाम से मिलेगा, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से भी डायरेक्टली आप डाउनलोड कर सकते हैं और इस तरह से अपनी तैयारी को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकते हैं। क्योंकि ये हम लोगों का एक तरह से कह सकते हैं बेस्ट तरीका है। इमेज वगैरह से समझना थोड़ा सा आसान हो जाता है। इसी को माइंड मैप में बहुत कम पेजों में आप क्या कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं। फिर जो भी आप पढ़े उसको टेस्ट के रूप में क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। वीडियो लेक्चर तो आपको यहाँ पे यूट्यूब में दिया ही जा रहा है, तो फ़ायदा उठाइए और कम समय में भी बेहतर से बेहतर जो है अपना परफॉर्मेंस दिखाने का प्रयास करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।